नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 21 फरवरी बुधवार को युवा किसान की मौत होने के बाद किसानों ने 2 दिन के लिए दिल्ली मार्च रोक दिया था। इस बीच कल गुरुवार को किसान संगठनों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की और उसका ऐलान किया। खबरों के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन के दौरान युवा किसान की मौत और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का ऐलान किया है और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। एसकेएम ने कहा कि आज शुक्रवार को पूरे देश में ब्लैक डे मनाया जाएगा और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पुतला दहन किया जाएगा। इसके अलावा मारे गए किसानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने, किसान के कर्ज को माफ करने और हरियाणा पुलिस, हरियाणा सीएम और हरियाणा गृह मंत्री के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि युवा किसान की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। आगे की रणनीति बताते हुए किसान नेताओं ने कहा कि 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत करेंगे। प्रेस वार्ता में किसान नेता सुनीलम ने कहा कि इस महापंचायत में एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, बिजली के निजीकरण को रद्द किए जाने और लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई की मांग रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस महापंचायत में केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी शामिल होंगी और 4 लेबर कोड को वापस करने और अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन को रद्द करने की मांग शामिल रहेगी। काला दिवस मनाने और महापंचायत के अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि भारत को डब्ल्यूटीओ से निकालने की मांग को लेकर 26 फरवरी को सभी राजमार्गों पर ट्रैक्टर रैली होगी। इस दौरान किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत हाईवे पर एक तरफ खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि अबू धाबी में 26 से 29 फरवरी के बीच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही है। डब्ल्यूटीओ से भारत को अलग करने की मांग को लेकर उस दौरान पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान को लेकर हरियाणा के अंबाला जिले की पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने कहा है कि वह सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों की संपत्तियों को कुर्क करके और उनके बैंक अकाउंट को सीज करके करेगी। गुरुवार देर रात जारी बयान में अंबाला पुलिस ने बताया कि शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर बैरिकेड तोड़ने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी और हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को किए गए नुकसान का आकलन जारी है और प्रशासन ने पहले ही सतर्क किया था कि आंदोलन के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलन करने वालों की संपत्ति और बैंक अकाउंट को सीज करके की जाएगी। एनसीपी में हुई 2 फाड़ के बाद चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया था और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें दे दिया था। वहीं अब शरद पवार गुट को भी चुनाव आयोग ने नया चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। इसमें एक तुरही बजाता हुआ व्यक्ति बना हुआ है। नया चुनाव चिन्ह मिलने पर एनसीपी शरद चंद्र पवार ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं पार्टी प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि हमारे उम्मीदवार आगामी लोकसभा चुनाव में इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र के आदर्श फुले, साहू, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रगतिशील विचारों के साथ यह तुरही शरद पवार के साथ दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए एक बार फिर से बिगुल बजाने को तैयार है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बीजेपी ने हिंदू विरोधी बताया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 में संशोधन लाया गया। विधानसभा में पास किए गए संशोधन में अमीर मंदिरों की ओर से संयुक्त कोष में जमा की जाने वाली राशि को बढ़ाने का प्रावधान है। संशोधन के बाद अब सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी वाली संस्थाओं को 10% और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी वाली संस्थाओं को 5% योगदान देना होगा। बता दें कि इस कोष के फंड का इस्तेमाल हिंदू समुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए किया जाता है और इसी संशोधन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने सिद्धरमैया सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि विजेंद्र को शर्म आनी चाहिए। एक नेता के तौर पर उनकी साख नरेंद्र मोदी के शासन में भारतीय रुपए की तरह गिर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये साफ है कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके लिए आरक्षित कर रखा है जो झूठ बोलते हों। लगता है बीवाई विजेंद्र इस पद के लिए फिट हैं, या शायद वो इस पद पर बने रहने के लिए अन्य बीजेपी नेताओं से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सिद्धरमैया ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि इन आरोपों को राजनीतिक लाभ के लिए गलत तरीके से पेश किया गया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर धरना दे रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें नाव के जरिए धामाखाली ले जाया गया और कुछ देर बाद निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था, बाद में जमानत पर रिहा किया है, लेकिन मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के नहीं आने तक यहां से कोलकाता नहीं लौटूंगा। बता दें कि सुकांत मजूमदार संदेश खाली के भाजपा नेता विकास सिंह के घर गए थे, जिन्हें संदेश खाली में हिंसा भड़काने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। विकास के घर से लौटकर सुकांत मजूमदार संदेश खाली थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए, जबकि वहां धारा 144 लागू है। मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में से उस अंश को हटा दिया है, जिसके कारण बीते 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़क उठी थी और अब तक संघर्ष जारी है। दरअसल मणिपुर हाईकोर्ट ने 27 मार्च 2023 को दिए आदेश में राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने की सिफारिश करने का निर्देश दिया था और कोर्ट के इस आदेश को लेकर ही कुकी जनजाति के लोग नाराज हो गए और राज्य में जातीय संघर्ष शुरू हुआ। वहीं अब बुधवार को समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान इस आदेश में से एसटी का दर्जा देने की सिफारिश वाली बात को हटा दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते साल 17 मई को हाईकोर्ट के उस निर्देश को अप्रिय और गलत बताया था और तथाकथित अशुद्धियों के कारण आदेश पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ को लेकर लगभग डील पक्की हो गई है। वहीं अब बारी है टीएमसी की। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल समेत 3 राज्यों में सीट बंटवारे पर कांग्रेस से बात करने के लिए तैयार हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय की सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और ये सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बंगाल में टीएमसी को 36 और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के अनुसार बंगाल में कांग्रेस 6 सीटें चाहती है और इसके बदले में कांग्रेस असम में टीएमसी को 2 सीटें और मेघालय में 1 सीट देने को तैयार है। फिलहाल इस फॉर्मूले पर बातचीत जारी है और जल्द ही डील फाइनल होने का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी मिली है कि 3 से 4 दिन में अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा तो उनको सीबीआई और ईडी गिरफ्तार कर लेंगी। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमें ये मैसेज आया है कि अगर अगले 2 दिन में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा तो अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ईडी का नोटिस आएगा। शनिवार को या सोमवार को नोटिस आएगा। सीआरपीसी की धारा 41 ए में नोटिस आएगा और उनको दोनों सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांग्रेस के जिशान सिद्दीकी को मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी वैसे तो वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए हमेशा यह दिखाती है कि वह अल्पसंख्यकों के साथ है, लेकिन असल में अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा नुकसान इसने ही पहुंचाया है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि आज जिशान सिद्दीकी ने भी वही बात बोल दी है जो मैंने 6 से 7 साल पहले कही थी कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा मुस्लिम विरोधी पार्टी है। यह वोट बैंक के लिए और तुष्टीकरण के लिए यह दिखावा कर सकती है कि वह अल्पसंख्यकों के साथ है, लेकिन वास्तव में इसने अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और आज जिशान सिद्दीकी खुद इसका सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। बुधवार को हार्ट अटैक के बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आज सुबह 3:02 पर उनका निधन हुआ। उनका पार्थिव शरीर मांटुका रूपारेल कॉलेज के पास स्थित उनके निवास पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा और दोपहर 2 बजे के बाद दादर शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि जोशी वर्ष 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और वह अविभाजित शिवसेना की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता थे।
बीआरएस विधायक जी लस्या नंदिता की आज शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा हैदराबाद के पठान चेरू के पास आउटर रिंग रोड पर हुआ। जिस कार से वह यात्रा कर रही थी वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खबरों के मुताबिक कार के ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि 34 साल की लस्या नंदिता सिकंदराबाद छावनी से विधायक थीं और उनके पिता जी सयन्ना भी लंबे वक्त तक सिकंदराबाद छावनी से विधायक रहे थे। स्टॉक मार्केट आज शुक्रवार 22 फरवरी को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,290 के लेवल पर आ गया तो वहीं सेंसेक्स भी मजबूती के साथ 73,400 के पार पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 535 अंक ऊपर 73,158 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी 23 अंक उछलकर 46,943 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।